नमस्कार सर। आप सभी को प्रणाम करता हूं, विशेष रूप से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को, शिक्षा मंत्री महोदय को, सभी प्रबुद्ध नागरिकों को, सभी समाचार पत्रों के संपादकों को और उन विशेष लोगों को जरूर प्रणाम करता हूं जो इस शिक्षा के मामले में फैसला करते हैं, जो राज्य के बारे में राय गठित करते हैं, जिनको राज्य के बारे में फैसला करने का हक है। और विशेष रूप से माननीय राज्यपाल महोदय, आपसे, आप राज्य के और शासन के मुखिया होते हैं और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा खर्च सिस्टम इसलिए आप पे करता है कि अगर गलत कहीं हो रहा हो तो आप हस्तक्षेप करें। माफी चाहूंगा सर, थोड़े कड़वे शब्दों का प्रयोग किया। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं एक छोटा सा स्कूल चलाता हूं, मेरा काम है शिक्षा देना, ये सच है सर। और शिक्षा देने के दौरान जो मुझे शिक्षा देने के लिए करना पड़ता है मैं करता हूं हुक्म। मैं सारे सरकारी के नियमों की पालना भी करता हूं और झकमार के करनी पड़ती है मुझे, और मैं कोई एहसान भी नहीं करता महोदय। लॉकडाउन न मैं लेके आया न मेरी वजह से हुआ, एक सिस्टम की वजह से हुआ। और इस लॉकडाउन की वजह से महोदय मेरे गले में भी ये टक गया, आपके गले में भी होगा। क्यों महोदय? क्योंकि ये हमारे बचाव का उपाय है। बस महोदय, मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं। कितना सरल सा आंसर दिया ना मैंने। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान है ये मास्क। महोदय, मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये छोटे छोटे समाधान हमारी सत्ताओं के नेताओं के दिमाग में क्यों नहीं आ पाते, हमारे पेरेंट्स के दिमाग में क्यों नहीं आ पाते। महोदय, मैं मेरे स्कूल को लेकर कहना चाहूंगा, पहले बच्चे आते थे, मैं पढ़ाता था, पेरेंट्स मुझे फीस देते थे और उस फीस से मैं टीचर्स की सैलरी और अपने सारे खर्चे चलाता था। मेरा घर भी चलता था सर, और मेरे टीचर्स का घर भी चलता था। महोदय, लॉकडाउन हुआ, स्कूलें बंद हो गई। हमने सोचा क्या करें, हमारी मजबूरी थी, हम जानते थे नहीं पढ़ाएंगे तो फीस कौन देगा और किस मुंह से मांगेंगे। महोदय, हमने ऑनलाइन करना शुरू किया, क्योंकि महोदय आप ही लोगों ने कहा था वर्क फ्रॉम होम करो, तो हमने ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया। अब इस ऑनलाइन सिस्टम में क्या करना था महोदय? मुझे तो पढ़ाना था, मैं ट्रेंड नहीं था, लेकिन मैंने आनंद फानंद में संसाधन जुटाए, ट्रेनिंग ली और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और महोदय, बच्चों ने पढ़ना भी शुरू किया। हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास 90% बच्चे जुड़ रहे थे, छोटे मोटे संसाधनों से जुड़ रहे थे। हाँ, ये सच है महोदय, उतना मजा नहीं आ रहा था जितना रेगुलर, वो तो पॉसिबल भी नहीं है महोदय। इस मास्क में भी नहीं आता मुझे उतना मजा, लेकिन मजबूरी है ना सर, करना पड़ता है। उसके बाद छुट्टियां आ गई महोदय, सरकार को लगा पेरेंट्स नहीं दे पाएंगे फीस। सच है, नहीं दे पाते उन दिनों, क्योंकि लॉकडाउन था, पूर्णतः बंद था। फीस डेफर कर दी गई। 9 अप्रैल को एक आदेश निकाला राजस्थान सरकार ने कि 3 महीने के लिए 15 जून तक फीस डेफर की जाती है, अर्थात स्थगित की जाती है। महोदय, मैं चुप रहा, मैंने टीचर को हाथ जोड़ लिया, 3 महीने बाद मिलेगी, देंगे। महोदय, 15 जून को भी कुछ नहीं बोले। 15 जून के बाद जुलाई आई, हमने सोचा पिछली फीस का जो फैसला होगा सरकार करेगी, हम मान लेंगे, पर नए सिरे से शुरू करें। हमने पेरेंट्स से बात करना शुरू किया कि बच्चों को पढ़ाई के लिए रेगुलर रखना है महोदय, और रेगुलर रखने के लिए उसको पढ़ाना जरूरी है। कुछ पेरेंट्स जुड़ने लगे, कुछ नहीं जुड़ने लगे, पर 80% पेरेंट्स जुड़े। और जब हमने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, उनमें से कुछ आकर फीस भी देने लगे। हमने फीस भी कुछ कम कर दी महोदय। पर दुर्भाग्य देखिए, राजस्थान सरकार का एक आदेश निकलता है 3-4 दिन पहले, और उस आदेश में कहा गया कि जब तक स्कूल नहीं खुलेगी फीस नहीं ली जाएगी। बहुत चौंकाने वाला था। और उसके बाद जो तर्क दिया गया वो ये दिया गया कि जब कोर्स ही तय नहीं है, सिलेबस ही तय नहीं है, तो पढ़ा क्या रहे हैं? हमने सत्र शुरू ही नहीं किया तो पढ़ा क्या रहे हैं, और किस बात की फीस? इसका मतलब तो ये भी है महोदय कि आगे भी जाके फीस माफ होनी थी, जब नहीं था तो महोदय मेरा एक सवाल था, फिर डेफर क्या की जब फीस ही नहीं थी? तो डेफर का मतलब ड्यू को डेफर करना होता है, जब ड्यू ही नहीं थी तो डेफर क्या कर दी गई महोदय? लेकिन मैं महोदय, फिर मुझे लगा कि अगर बड़ा सवाल है, वास्तव में कुछ है ही नहीं, जब किसी ने कुछ कहा ही नहीं कि इस अवधि में पढ़ाना क्या है, इसका मतलब शिक्षा के बारे में जो एनसीईआरटी जिसकी जिम्मेदारी है, जिसपे करोड़ों अरबों रुपए का खर्च होता है, उसने कुछ नहीं सोचा। जिस एमएचआरडी मिनिस्टर की जिम्मेदारी है शिक्षा के बारे में पूरे देश में चलाने की, उसने कुछ नहीं सोचा। जिस शिक्षा मंत्री की स्टेट में शिक्षा चलाने की जिम्मेदारी है, उसने कुछ नहीं सोचा। जिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिस सीबीएसई और जिस एसआईआरटी की जिम्मेदारी है, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। मुझे लगा मैं कोर्ट में याचिका लगाता हूं कि इन सबको वेतन नहीं दिया जाए, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी शिक्षा के बारे में कुछ सोचे। मुझे लगा यार ऐसे ही नहीं करना चाहिए। अगर इनके बारे में केस कर रहा हूं तो मुझे डेफिनेटली पहले वेबसाइट पे जाके चेक करना चाहिए, कहीं इन्होंने काम किया और मुझे ही नॉलेज नहीं हो। तो महोदय, बहुत चौंकाने वाली चीज मिली। मैं माफी चाहूंगा, हमारी एनसीईआरटी ने किया है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, हमारी एनसीईआरटी ने काम शुरू कर दिया, और काम शुरू करके क्या कर दिया? निश्चित रूप से अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर जारी किए, और पहली क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए किए, और बाकायदा पढ़ाई का तरीका बताया, और पूरे पेज के पेज उनकी वेबसाइट पे पढ़ा है। और मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा महोदय, बहुत जोरदार लिखा उन्होंने।
इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इन दिस पीरियड ऑफ COVID-19 which is declared as a global pandemic, our teachers, parents and students have to remain at home to prevent its spread in the community। अर्थात इस कोरोना के वायरस के दौरान कम्युनिटी में सामुदायिक संक्रमण नहीं फैले, इसलिए किस किस में नहीं फैले? पेरेंट्स में, टीचर्स में और बच्चों में। ये तीनों आपस में मिलते हैं, स्कूल चलती है तो। इसलिए इन दिस सिचुएशन इट इज अवर responsibility to provide them the multiple alternative ways of learning at home through interesting activities। कि ये NCERT की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को मल्टीपल, बहुउद्देश्य, बहुत भिन्न प्रकार के पढ़ाई के तरीके डेवलप किए जाए, और इसलिए हमने एकेडमिक कैलेंडर डेवलप किया है। और एक चीज और लिखी है महोदय, इट इज नेसेसरी बिकॉज, ये जरूरी है। क्या जरूरी है? अल्टरनेटिव कैलेंडर। यानी चुप नहीं बैठी NCERT, उसने कहा ये जरूरी है बिकॉज इन दिस प्रेजेंट एनवायरमेंट ऑफ स्ट्रेस, जो बच्चों के दिमाग में एक स्ट्रेस है कोरोना का, इसको दूर करने के लिए वी हैव टू नॉट ओनली कीप अवर चिल्ड्रन बिजी, हमें अपने बच्चों को बिजी रखना है, बट ऑल्सो टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ देयर लर्निंग इन देयर न्यू क्लासेस। कौन कहता है? शिक्षा मंत्री महोदय कि नया सेशन शुरू नहीं हुआ। ये NCERT जो पूरे देश के लिए निर्धारण करती है, और इसी NCERT के आधार पे आपकी SIRT को करना था। आपके अधिकारियों ने आपको बताया नहीं महोदय, आपके अधिकारियों की गलती है, लेकिन NCERT ने अपना काम, जिम्मेदारी निभाई। अल्टरनेटिव कैलेंडर दिया, नए सेशन का कैलेंडर दिया, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सारे सब्जेक्ट वाइज दिया महोदय। और इस कैलेंडर को केवल NCERT ने देके छोड़ा नहीं, इसके बेस पे CBSE ने सर्कुलर जारी किए महोदय, लेके बैठा हूं मैं। CBSE ने कहा इस अल्टरनेटिव कैलेंडर को फॉलो करिए, उसमें बाकायदा पढ़ाने का तरीका दिया गया था, और इसीलिए महोदय हमने स्कूल चलाई और पढ़ाना शुरू किया। अब आप कैसे कह सकते हैं महोदय कि हम गलत पढ़ा रहे थे, सेशन शुरू नहीं हुआ? और एक चीज और बता दूं महोदय, खुशी की बात है आपको, कि CBSE ने जब 16 अप्रैल को और 23 अप्रैल को इसके सर्कुलर जारी किए, उसमें साफ कहा कि एकेडमिक अल्टरनेटिव कैलेंडर को फॉलो करें। इसका मतलब CBSE जो मान्यता देती है उसने निर्देश दिए। अगर राजस्थान बोर्ड और राजस्थान सरकार ने निर्देश नहीं दिए तो उन अधिकारियों को वेतन लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए स्कूल दोषी नहीं है। हम तो क्योंकि हमारा रोजगार था साहब, हमने इंतजार नहीं किया, हमने उस CBSE के इनके वेबसाइटों को लेकर नए पाठ्य को पढ़ाना शुरू कर दिया। और खुशी की बात बताऊं महोदय आपको, जिस 30% सिलेबस को कम किया गया, मजे की बात लो, वो किसको किया गया? जिसको इस अवधि में शामिल किया गया था। अर्थात सिलेबस कम नहीं हुआ है, जो हमने अब पढ़ाया उसको गवर्नमेंट ने ये माना कि हो सकता है थोड़ा 19-20 बच्चे के समझ नहीं आया हो, या कुछ बच्चों ने नहीं लिया हो, तो इसको कम करो, लेकिन इसको कम करो। और ये मैं नहीं कह रहा महोदय, 8 जुलाई को CBSE ने कहा है, जब CBSE पे दबाव पड़ा तो CBSE ने कहा, अनुराग त्रिपाठी जो CBSE के सेक्रेटरी है, उन्होंने क्लियर कट कहा। क्या कहा है? द स्कूल्स हैव आल्सो बीन डायरेक्टेड टू फॉलो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर प्रिपेयर्ड बाय NCERT इन ट्रांजिशन द करिकुलम, कुछ ऐसा लिखा है। किस करिकुलम में जो NCERT एकेडमिक कैलेंडर है उसको फॉलो किया जाए महोदय, ये भी लिखा हुआ है। उन्होंने आगे और लिखा है महोदय, देखो, इट इज सेड ऑल दीज चैप्टर्स हैव बीन कवर्ड इन द अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। महोदय, आपके अधिकारियों ने आपको नहीं बताया, इसलिए आपने स्टेटमेंट दिया, पूरे देश में स्टेटमेंट फैल रहा है। मैं आपकी मजाक नहीं करना चाहता, मुझे मालूम है, मैं आपको व्यक्तिगत जानता हूं, अब रियली में एक सुलझेवर अच्छे व्यक्ति है, आप सबके पक्ष में चलना चाहते हैं, पर इन अधिकारियों ने जिन्होंने आपको मिसगाइड किया उनके खिलाफ कार्रवाई करो महोदय। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करो महोदय। वो बैठे बैठे तनख्वाह लेने के लिए नहीं बने हैं, उनको करना चाहिए था। जैसे CBSE के इसमें 20 सर्कुलर मौजूद है महोदय, मैं लेके आया हूं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बात ही नहीं करता। फिर किस बात की फीस लेता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड? SIRT किस बात की तनख्वाह लेते हैं? एक शिक्षा मंत्री को क्यों डायरेक्ट करना पड़ता है? MHRD मिनिस्टर निशंक पोखरियाल केवल जारी करते हैं महोदय, ऐसा नहीं कि वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत आप ज्यादा कर रहे हो, पर आपके अधिकारी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज आपसे कहना चाह रहा हूं, जो फैसला आपने किया है वो गलत है महोदय, उसको माफ करिए, क्योंकि लाखों लोगों का रोजगार, अब मैं भावनात्मक रूप से आता हूं महोदय, 10,70,000 के करीब टीचर्स जुड़े हुए हैं, स्कूल संचालक हैं 50,430, कितने हो गए महोदय? 11 लाख से ऊपर। उसके बाद महोदय एक ऑटो वाला है, ड्राइवर वाला है, गार्ड है, ये सब के सब लोग और जुड़े हुए हैं, इनका परिवार क्या खाएगा? अभी हो क्या रहा था, मैं मानता हूं जिनकी नौकरी गई उनसे नहीं लेनी चाहिए फीस, जो मैरिज गार्डन वाला है उससे नहीं लेनी चाहिए फीस, लेकिन महोदय बाकी से तो लेनी चाहिए ना।
जो राजकीय कर्मचारी है, जिनको वेतन लगातार मिल रहा है, उनसे किस बात की फीस माफ? एक मेडिकल स्टोर वाले की किस बात की फीस माफ? एक परचूनी वाले की किस बात की फीस माफ महोदय? एक दूध दवाई सब्जी वाला सब आ रहा था महोदय। ये देश है ना हमारा, वसुदेव कुटुंबकम है। हम लोग एक से लेके दूसरे को देते हैं, रखता कोई नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहूंगा। आपके बच्चे के साथ धोखा हो रहा है। जब आप बदतमीजी से मेरे प्रिंसिपल के साथ बात करते हैं, मेरे टीचर के साथ करते हैं, उसका फोन काट देता है, बच्चा पड़ोस में सुन रहा होता है। वो बच्चा जिस दिन शिक्षा लेने आएगा ना महोदय, अब दावे के साथ कह रहा हूं, वो गलत है। कुछ बच्चों ने चिट्ठी लिखी है, और बच्चे ने किसने चिट्ठी लिखी मैं बताना चाहूंगा। एक चिट्ठी दैनिक भास्कर में छपी है। एम रघुराजन के मैनेजमेंट फंडे में ओडी गाड़ी में बैठा पेरेंट्स प्रिंसिपल को डांट रहा है। बच्चा पीछे बैठा बैठा मन में मन माफी मांग रहा है कि प्रिंसिपल सर मुझे दोष मत दो प्लीज, मैं क्या करूं, मैं मेरे पिता के आंसू मजबूर हूं। बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं साहब, आपके पास संसाधन नहीं है, जुटाइए, छोटे मोटे जुटाइए। स्कूल भी तो जुटा रही है साहब, छोटे मोटे घर घर जाके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, पर रोजगार भी अच्छा है आपकी बच्चे की शिक्षा देने का। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब तक स्कूल नहीं खुलेगी तब तक फीस नहीं ले, इस आदेश पर रोक लगाएं, शिक्षा को बाधित नहीं करें। क्योंकि राजस्थान में भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो गया, इसलिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना महोदय। 6 से लेकर 12 तक तो जो एनसीईआरटी ने बना रखा है वेबसाइट पे मौजूद है, कल ही उसका ऑर्डर जारी करो। और 1st से 5th तक का भी 90% लगभग वही होता है, उसको भी बना रखा है उन्होंने। 1 से 12 तक का पूरा एनसीईआरटी के सिलेबस पे वेबसाइट पे सीबीएसई के पे वेबसाइट पे पड़ा है। उसको लेके एसआईआरटी करे और एसआईआरटी अधिकारियों की 3 महीने की तनख्वाह रोकी जाए, क्योंकि उनका काम यही था। क्यों नहीं किया उन्होंने? बस महोदय, वरना महोदय हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है भूखे मरने के अलावा। और भूखा मरता आदमी कुछ भी करता है, कुछ भी। मैं विशेष रूप से राज्यपाल महोदय से कहना चाहूंगा, महोदय आप बैठे हो, आपके नाम पे शासन होता है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे बुलाइए। अगर मैं आंकड़े झूठे देता हूं, मैं गलत दे रहा हूं, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाइए महोदय, वरना उन सब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए मुझे जिन्होंने इस वजह से इस मैटर को रोका है और ये गलत फैसला करा है, और ये फैसला पलटे। पेरेंट्स जो फीस देना चाहते हैं, मैं एक चीज और कहूंगा मैडम महोदय, 4 पेरेंट गए हैं, उनमें से जिनकी फोटो कल मंत्री जी के साथ छपी है, उसका बच्चा कॉलेज में पढ़ता है। अब जिसका बच्चा कॉलेज में पढ़ता हो वो कैसे पेरेंट्स हुआ? जो टीवी के बहस पे मेरे साथ बैठ के आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं आप क्या काम करते हो, कि मेरे पति तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत पैसा है, मैं तो जमा करा सकती हूं, मैं तो औरों की लड़ाई लड़ रही हूं। इसका मतलब असली पेरेंट नहीं आ रहा सर। मेरे पति तो फौज में, हमारे तो बहुत पैसा आ रहा, मेरे को दिक्कत ही नहीं है, मैं तो वैसे ही आ रही हूं दूसरे के लिए। क्यों महोदय? बताइए मुझे आप, क्या ये नेतागिरी नहीं? अगर मेरा स्कूल नहीं है फिर मैं ये मुद्दा उठाता हूं तो ये नेतागिरी कहलाती है। अगर मैं राजनीतिक किसी पार्टी का मेंबर हूं और मुद्दा उठाता हूं तो ये नेतागिरी कहलाती है। हां, मैं एक आम आदमी हूं, पेरेंट हूं, फीस देने में असक्षम हूं, वो नेतागिरी नहीं कहलाती साहब। वो आए स्कूलों में बात करे, अपनी प्रॉब्लम दे, एक शिट्टी बता दीजिए किसी पेरेंट्स ने। लेकिन 100 की संख्या में आके धमकाने के लिए बात करते हैं तो स्कूल नहीं सुनता साहब, डरता है। वो भी इंसान है। ऐसा नहीं कि स्कूलें नहीं सुनती, सुनती है साहब, लेकिन धमकाने आओगे तो कौन सुनेगा, ये बता दो साहब। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, इस मुद्दे को सीरियस लें, इस पे कोई मिलजुल के समाधान निकालें। और समाधान मैं मोटी बुद्धि से बता देता हूं साहब, पता नहीं आप लोगों के पास क्या है, बहुत अच्छा समाधान है। प्रत्येक स्कूल में एक कमेटी बने साहब, और इस कमेटी में पेरेंट्स आके अपनी एप्लीकेशन दे दें। अब आपका ये सवाल आता है कि कैसे गरीब के पैसे, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है साहब। जब एडमिशन लेते हैं तो पूरे आंकड़े भरा के आते हैं, कौन पेरेंट क्या करता है क्या नहीं करता है, वो सारा दिखाएंगे। उसके बाद में आराम से उसकी फीस अगर कम करनी पड़ी कम होगी, माफ करनी पड़ी माफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसको आगे भी साल भर फ्री पढ़ाना पड़ा तो फ्री पढ़ा लेंगे साहब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सक्षम है उसकी माफ मत कराओ साहब, जो देने वाले हैं उनको कामचोर मत बनाओ साहब, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो ये पूरा सिस्टम टूटेगा और इसके मरेगा कौन मालूम है साहब? ये गरीब। क्योंकि अगर कुछ स्कूलों ने मैं 30% फीस माफ की है, मैं उनके फैसले को गलत ठहराता हूं। आपने सबकी 30 माफ कर दी, यानी रईस की भी कर दी, गरीब की भी कर दी, फिर ये तो गलत फैसला हो गया। जिसकी नौकरी चलेगी, जो उसमें काम करता था मैरिज गार्डन पे, और उसकी नौकरी परमानेंट चलेगी, पता नहीं कब मैरिज गार्डन खोलेंगे, वो 30% भी कहां से जमा कराएगा साहब? और जिसकी दुकान अब खुल चुकी, फैक्ट्री अच्छी चल रही है, सारा काम चल रहा है, उसकी 30 माफ करने से फायदा साहब? और मैं एक चीज और कहूं साहब, मुझे तो खुशी की बात हुई, राजस्थान पत्रिका या भास्कर में, मुझे अखबार एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, पैंडेमिक होते ही जो उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, पता नहीं किसने फैसला किया कि सब सैलरी कम की जाएगी, काट के दी जाएगी। उसका विरोध पैदा हुआ साहब, बड़ा विद्रोह हुआ अंदर ही अंदर, और सबको सैलरी दी गई। जब चीफ सेक्रेटरी, मुझे मालूम चला तो मैंने एक पत्रकार के पास जाके चीफ सेक्रेटरी महोदय गुप्ता जी को फोन कराया कि गुप्ता जी
ये आप तो अखबारों में तो आई थी सैलरी काटेंगे, बोले साहब वो कह ही रहे थे, काटी नहीं, उसके आदेश जारी नहीं हुए। ये देश है साहब मेरा साहब, जब आप पे पड़ती है आप कुछ नहीं काटते हो, तो महोदय मेरे साथ अन्याय क्यों? प्लीज मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को बचा लीजिए। मेरे शिक्षक बहुत तकलीफ में, ये बर्दाश्त हमसे नहीं होता, ये नाटक नहीं है, ये सच है। अगर किसी को लगता है कि स्कूलों में इतना पैसा है तो आप बैलेंस शीट मंगा लीजिए, केवल उस स्कूल की मदद कर दीजिए जिसके पास पैसे नहीं है, केवल उस टीचर की मदद कर दीजिए सीधे जिसको सैलरी नहीं मिली, भाड़ में जाना दो स्कूल को भी, हमें भी, उस टीचर की तो कर दो नरेगा में। तो मैं क्या जवाब दूं उनको? महोदय कोई दिक्कत हो, मेरा नाम बता रहा हूं, अनिल शर्मा है, मानसरोवर का रहने वाला हूं, और मेरे मोबाइल नंबर भी 9667550209। आप मुझे बुलाएं, मुझसे बात करें, मेरी गलतियों मेरे जूत लगाएं, लेकिन सही हूं तो मेरे बात को माने और फैसला करें।